स्वागत है आप सभी का। आज की चर्चा में मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आज की हमारी चर्चा का विषय है साइबर सुरक्षा, चुनौतियां और समाधान। हम जितनी तेजी से डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक उतने ही तेजी से साइबर अपराध की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। पिछले कुछ सालों की बात करें और उसके आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2015 में जहां 49,400 से ज्यादा साइबर हमले से जुड़ी घटनाएं सामने आई, तो साल 2020 के आते आते ये बढ़कर 6,96,900 के आंकड़े को पार कर गई। साल 2020 में भारत एक तरफ जहां कोरोना महामारी से लड़ रहा था, तो उसे दूसरी तरफ साइबर अटैक से भी निपटना पड़ा। एक रिपोर्ट ये बताती है कि पूरे एशिया प्रशांत इलाके में भारत को जापान के बाद सबसे ज्यादा साइबर अटैक झेलने पड़े। खास बात यह है कि सबसे ज्यादा साइबर अटैक बैंकिंग और बीमा क्षेत्र की कंपनियों पर हुए। IBM सिक्योरिटी एक्स फोर्स का भी ये कहना है कि 2020 में साइबर अपराधियों के हमले उन कारोबार क्षेत्र पर केंद्रित रहे जिन्हें कोविड-19 महामारी के बीच सबसे अधिक काम करना पड़ रहा था। इन क्षेत्रों में अस्पताल, चिकित्सा और फार्मास्यूटिकल्स, वीर निर्माताओं के अलावा ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियां शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एशिया प्रशांत में भारत साइबर हमलों का शिकार बने देशों में दूसरे स्थान पर था और 2020 में एशिया में जो कुल साइबर हमले हुए उसमें 7% जो है वो भारतीय कंपनियों पर किए गए थे। IBM ने कहा कि भारत में वित्तीय और बीमा क्षेत्र पर सबसे अधिक यानी कि 60% साइबर हमले हुए और इसके बाद से विनिर्माण और पेशेवर सेवाओं पर हमले हुए। मौजूदा वक्त में भारत की जो कुल अर्थव्यवस्था है उसके आकार का 14 से 15% भाग डिजिटल इकोनॉमी के रूप में शामिल है, जो कि साल 2024 तक इसे 20% तक पहुंचाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। ऐसे में मौजूदा वक्त में साइबर सुरक्षा रणनीति राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है और इसका प्रभाव क्षेत्र किसी देश के शासन, अर्थव्यवस्था और कल्याण के लिए सभी पहलुओं को कवर करने में सैन्य प्रभाव और उसकी महत्व से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। तो आज की चर्चा में हम बात करेंगे कितनी महत्वपूर्ण है साइबर सुरक्षा, इसे लेकर चुनौतियां क्या हैं और इसे लेकर फिलहाल किस तरह के समाधान जो हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। और चर्चा में मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। एडवोकेट अनुज अग्रवाल हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। साथ ही सुविमल भट्टाचार्य जी हैं, आप साइबर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत मैं सुविमल जी आपसे करना चाहूंगी। जैसा कि मैंने चर्चा भी की कि साल 2020 में जिस तरह से भारत कोविड की महामारी से लड़ रहा था, वहीं जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसमें जापान के बाद सबसे ज्यादा साइबर अटैक जो है वो इंडिया पर हुए। इस डिजिटल युग में जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि मान रहे हैं, उसको लेकर भी बात कर रहे हैं, ऐसे में साइबर सुरक्षा कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है? देखिए, साइबर सुरक्षा आज के दिन में नेशनल सिक्योरिटी या राष्ट्रीय सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण अंग होता है जी। और ये जितने साल आगे हम जितने आगे जा रहे उतने साल में हम देख रहे हैं कि जो आंकड़ा आपने अभी जिक्र किया कि हर साल कुछ प्रोपोर्शन में साइबर अटैक्स बढ़ते जाता है और ये जो अटैक्स होते हैं उसकी सोफिस्टिकेशन और फ्रीक्वेंसी भी सालों सालों बढ़ते जाता है जी। जहां तक हमारा देश के सवाल है, हमारी देश आज आपने 2020 की जिक्र किया जिस समय हमने ये पेंडेमिक से जूझे और उस समय जिस तरीका से आपकी वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कॉमर्स, इसमें जिस तरीका से एक जागरूक सब लोगों ने आके इस तीनों चीज को उपभोग किया, उसी साथ साथ बहुत सारे साइबर अटैकर्स भी सामने आए और अपने गतिविधि गलत काम सब नेटवर्क के माध्यम से की है। अब बात ऐसा है कि ये पेंडेमिक के साथ कुछ हिस्से तक ये साइबर अटैक्स होते हैं, लेकिन साइबर अटैक्स पेंडेमिक छोड़ के अदरवाइज भी एक आज के डेट में एक क्रिमिनल सिंडिकेट जिसके साथ बहुत समय टेररिस्ट लिंक होता है, ये चलते रहता है। और जहां तक किसी भी देश की सवाल है, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा में साइबर सुरक्षा आज के दिन में एक महत्वपूर्ण भूमिका होते हैं। जहां तक जैसे हम अगर अपने सेक्टर्स को ले जिसको हम क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं,
जी अब पावर सेक्टर लीजिए, अब टेलीकॉम सेक्टर लीजिए, हेल्थ सेक्टर, सिविल एविएशन, बैंकिंग, सब कुछ जितने सारे सेक्टर्स है जिसमें से हम कुछ सुविधाएं दे रहे हैं, कुछ हम सर्विसेज दे रहे हैं, जिसमें से एक मास यूसेज होता है और जिसका क्रिटिकलिटी हमेशा रहता है, जिसकी इंटरडिपेंडेंसी किसी समय हमेशा रहता है। ये सारे सेक्टर्स को सुरक्षा देना और सुरक्षित रखना आज एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। और क्योंकि ये सारे जितने सेक्टर्स है ये आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे इकोसिस्टम के माध्यम से चलते हैं। जी सारे कम्युनिकेशंस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से होते हैं। इसीलिए जो डेटा जो इतने इसमें होते, ये जो कंटेंट जो इसमें फ्लो होते हैं, इसका एक क्रिटिकलिटी होता है जिसको प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट था। जहां तक देखा जाए, आपने आईबीएम रिपोर्ट की जिक्र किया, लेकिन साथ साथ में पिछले 3-4 दिन में एक यूएस की और एक रिपोर्ट आई थी कि वो उन्होंने इसी तरीके से इन्होंने कंफर्म नहीं किया, लेकिन वो एक आशंका जताई है कि चाइनीज साइबर अटैक जो आते हैं चाइनीज आर्मी पीएलए की तरफ से, इनका एक पर्टिकुलर अंग है जो आज दुनिया भर में, अमेरिका का है, जापान का है, हमारा देश का है, हमारे नेटवर्क्स के ऊपर ये लोग अटैक करते रहते हैं। और ये एक स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स इनमें तो कोई फर्क नहीं है, तो लगातार हमारे ऊपर भी अटेम्प्ट रहते थे। तो इस रिपोर्ट में ऐसे लिखा आया था कि हमारे पावर सिस्टम में, विशेषकर एक संस्था एनटीपीसी के बारे में इन्होंने रिपोर्ट दी थी, और मुंबई में एक 13 अक्टूबर की एक घटना हुई थी, उसके साथ भी इन्होंने एक आशंका जताई। इन्होंने कंक्लूसिवली कह नहीं पाया कि यही हुआ है, लेकिन यही रिपोर्ट को अगर हम भी ले, और जहां तक हमारे नेटवर्क्स है, जहां तक हमारे संस्थाएं हैं, इनमें आज के डेट में ये लोग कठोर कदम उठाते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी की तरफ से, या टेक्नोलॉजी के अलावा भी जो प्रोसेसेस जो होते हैं किस तरीका से माना जाएगा, और जो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स होते हैं, इंडस्ट्रियल साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, इनको भी मानते हैं। तो इस बीच में इतने करने के बाद भी लगातार एक अटेम्प्ट होते रहता है नेटवर्क्स के ऊपर, तो ये डे बाय डे ये बढ़ते जाता है। और जहां तक इस देश की बात है, हमारे 2 संस्थाएं हैं, विशेषकर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हमको पता है कि NCIITC जो 2014 जनवरी से एक गैजेट नोटिफिकेशन आया, जिनका रोल है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना, कि जितने सारे क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है सबके साथ एक तालमेल से काम करते, इनका एक वॉच होता है, और इनकी जितने आपकी नजर जो होता है इनकी सारे नेटवर्क्स के ऊपर, इसका बेसिस में इसको एक नेशनल सिक्योरिटी एंगल से भी देखा जाता है। और ये सारी चीज सबसे ऊपर में एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के पास भी जाता है। तो हमें ये देश में आज के दिन में साइबर सिक्योरिटी को एक नेशनल सिक्योरिटी का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, और इसमें और क्या क्या कठोर कदम उठा सकते हैं और कैसे मजबूत कर सकते हैं, इसके लिए प्रयास हो रही है। बिल्कुल सुविमल जी, उन कदमों को लेकर भी हम आगे चर्चा करेंगे। मैं एडवोकेट अनुज का रुख करना चाहूंगी। सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि जैसा कि सुविमल जी ने भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग है साइबर सुरक्षा, हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, और जिस तरीके से हमने देखा कि जो साइबर अटैक्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2020 में जो रिपोर्ट आई या जो हालिया रिपोर्ट्स आई हैं वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाती हैं। वर्तमान परिदृश्य में साइबर सुरक्षा को लेकर जो अहम चुनौतियां हैं वो आपकी नजर में क्या नजर आ रही हैं? देखिए, आप सबसे पहले ये समझिए, हम सभी को ये समझना चाहिए कि आज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मिलिट्री जितना भी हमारा परिदृश्य है वो पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। चाहे मैं निजी जीवन में किसी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन करना चाहता हूं, पेमेंट करना चाहता हूं, खरीदारी करना चाहता हूं, मैं सामाजिक आदान प्रदान करना चाहता हूं, सोशल मीडिया का यूज करना चाहता हूं, अगर मैं सरकार से इंटरेक्शन करना चाहता हूं, सरकार की स्कीम्स का लाभ लेना चाहता हूं, या कहीं टैक्स जमा करना चाहता हूं, और अगर हम मिलिट्री के अपने कम्युनिकेशन की बात करें, चाहे वो पूरा एरिया हो, चाहे उनके सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान हो, चाहे वो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स हो, जितने भी वाटर सप्लाई है, जितने भी आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स से कंट्रोल हो रहे हैं। सारा आदान प्रदान डेटा का इलेक्ट्रॉनिक्स हो रहा है जी। अब चूंकि सारा इलेक्ट्रॉनिक्स पे ट्रांजैक्शन शिफ्ट हो चुका है, तो ऑब्वियसली जो क्रिमिनल्स हैं, चाहे वो स्टेट एक्टर्स हैं या वो इंडिपेंडेंट साइबर क्रिमिनल्स हैं,
उनका भी जो पूरा फोकस है, और वो ज्यादातर यंग लोग हैं, टेक्निकल लोग हैं, वो आज बड़े पैमाने पर, जिसको हम एपीटी कहते हैं, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट के माध्यम से स्टेट एक्टर्स को और पब्लिक सेक्टर के लोगों को और बड़े बड़े कॉरपोरेशन को और इंडिविजुअल्स को लगातार निशाना बना रहे हैं। रैंसमवेयर के बहुत बड़े अटैक हुए हैं, जिसके तहत कई सारे देशों की हेल्थ सर्विसेज ठप हो गई, कई सारे लोगों की इवन पुलिस डिपार्टमेंट ठप हो गए जी। हमारे अभी देश में रैंसमवेयर के बहुत बड़े बड़े अटैक आए, कई अस्पतालों पर भी आए, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी लगातार आ रहे हैं। तो ये जो थ्रेट एक्टर्स हैं, पहले ये छोटे मोटे एक्टर्स थे जो कि लोगों पे हमला करते थे कुछ थोड़ा बहुत पैसे के लिए या कुछ दिखाने के लिए कि वो अपनी टेक्निकल प्रोग्रेस हैं। अब ये पूरी तरह से ग्लोबली ऑर्गेनाइज्ड हो चुके हैं, इनके बहुत बड़े बड़े गैंग्स बन चुके हैं, और ऐसा भी माना जाता है कि इन गैंग्स को अब कुछ राष्ट्रों की, जिसे हम लोग कहते हैं स्टेट एक्टर्स की तरफ से हेल्प मिल रही है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हेल्प है या उन्हें कवर मिलता है कि वो अपना काम करके वहां छुप जाते हैं और लॉ एनफोर्समेंट की नजरों से बचे रहते हैं। तो कुल मिला के आज जो साइज हो रहा है साइबर क्राइम का, वो $600 बिलियन आंका जा रहा है ग्लोबली, और एसोचैम की एक स्टडी के मुताबिक इसमें करीब करीब 400% की वृद्धि साल दर साल हो रही है। तो ये कुल मिला के जो आंकड़े हैं और जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं, और जिस प्रकार से हमारी हर प्रकार से निर्भरता बढ़ रही है, और वो निर्भरता बढ़ना अच्छी बात है, वरना आज हम इतने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अगर हम देखें कि कोविड के दौरान हमारे देश में सारी चीजें नॉर्मल चलती रही, ट्रांजेक्शंस नहीं रुके, बैंकिंग सेक्टर नहीं रुका, इंश्योरेंस पूरा काम करता रहा, पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट सारे काम करते रहे, तो लोगों को मोटे तौर पे कोई परेशानी नहीं हुई। तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत है, इंटरनेट की जरूरत है, लेकिन ये जो थ्रेट एक्टर्स हैं बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये अगर हमारे समाज को, देश को, डिफेंस को निशाना बना रहे हैं, तो ये वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा का एक नया आयाम है, एक रिस्क है। सरकार की तरफ से कुछ एजेंसीज हैं जो इस पर एक्टिव हैं इसको रोकथाम करने के लिए, बट मुझे लगता है कि वो थोड़ा पीछे हैं, और ये एक्टर्स कहीं ना कहीं, चूंकि ये इनको कवर मिल जाता है कुछ छोटे छोटे देशों में, या कुछ हमारे जो दुश्मन देश हो सकते हैं, जो देश ऊपर से हमारा दोस्त होने का बहाना करते हैं लेकिन पीछे से कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि भारत तरक्की ना करे, वो निश्चित रूप से इनको ओवर्टली और कोवर्टली हेल्प कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और ये वो समय है कि लोगों को और सरकार को मिलजुल कर इसका सामना करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास करते हुए एक कंसर्टेड एफर्ट करने की जरूरत है। अब इसमें देरी करने का कोई इसमें सवाल नहीं है, बिल्कुल भी इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कल करेंगे, परसों करेंगे, अगले साल करेंगे, अभी क्या जल्दी है। ये तुरंत करने वाली चीज है। जी बिल्कुल, तुरंत इस पर कदम उठाने की जरूरत है और ठोस कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि एक बेहद महत्वपूर्ण जो है वो मुद्दा है। सुबेमल जी, जब हम साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ऐसे में जब हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, गूगल, अमेजॉन, व्हाट्सएप, ट्विटर, जिस तरीके से उसने भारत की मार्केट पे एक तरह से अपना आधिपत्य जमाया हुआ है, डेटा संरक्षण आज के समय में कितनी बड़ी, डेटा का संरक्षण जो है वो कितनी बड़ी चुनौती हो गई है। जब हम डेटा सॉवरेनिटी की बात करते हैं, डेटा के लोकलाइजेशन की बात करते हैं, तो ये कितनी बड़ी चुनौती है और इस दिशा में किस तरह के कदम उठाए जाने की जरूरत आप महसूस कर रहे हैं? आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। डेटा की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए सरकार की तरफ से भी एक डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लाने की प्रयास इस वक्त हो रही है जी। और आपको पता है कि सिलेक्ट कमेटी के पास ये है, और जिसमें डेटा लोकलाइजेशन भी आपने जिक्र किया, उसका भी एक भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, मैं समझता हूँ। अब जहां तक डेटा की सवाल है, और ये सारे जितने बिग टेक कंपनीज आपने नाम लिए हैं, इन सबका आज के डेट में हमारे देश में इतने बड़े प्रेजेंस है, और हमारे इनकी जितने उपभोक्ता है हमारे देश में, कुछ ऐसे बिग टेक की सबसे ज्यादा यूजर्स हमारे देश में है। और इस वक्त हम पकड़ लीजिए कि 65 to 70% लोग इंटरनेट से कनेक्टेड है, अपने सिटीजन्स। धीरे धीरे सब और बढ़ते जाएंगे। डिजिटल इंडिया की तरक्की से काफी प्रोग्रेस आगे हो रहा है, कनेक्टिविटी का बहुत लोग जोड़ रहा है, बहुत सारे सर्विसेज आ रहे हैं। तो डेटा की महत्वपूर्ण रहेगी। और कानून के अलावा ये जितने सारे कंपनीज है, बाहर की कंपनी छोड़िए, हमारी भी जो इतने इंडियन कंपनीज है जो आज के डेट में डेटा को लेके काम करे, सबको एक
डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी के हिसाब से और स्ट्रेटेजी के हिसाब से सबको काम करना पड़ेगा और इनके ऊपर हमारी तरफ से एक नजर होना पड़ेगा, रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो ये बिल में प्रोविजन है, और जितने डेटा फिड्यूशियरी जिनको अपॉइंट किया जाएगा उनके ऊपर एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी की भूमिका रहेगी। और ये मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से प्रयास रहेगा अगले कुछ महीनों में ये बिल लाने का। लेकिन जो बात रहती है, ये बात रहती है कि अब डेटा की जो आना जाना इसकी जो एक प्रैक्टिस होते है, इस प्रैक्टिस में सिर्फ ये फिड्यूशियरी के ऊपर नहीं रहता है, ये इंडिविजुअल्स के ऊपर भी रहेगा कि कैसे आप अपने खुद की डेटा प्रोटेक्ट करके रख सकता है, या इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। आप सारे डेटा प्रोविजंस को और जो स्टैंडर्ड्स है ISO 27001 जो हम साइबर सिक्योरिटी में यूज करते हैं, आज के डेट में इंडस्ट्रियल साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड IEC 62443, ये सारे में आप कैसे डेटा हैंडल करेंगे, आप कैसे सेंसिटिव डेटा हैंडल करेंगे, आप कैसे क्रिटिकल डेटा हैंडल करेंगे, ये सारे दिया हुआ है। और एकदम डिसिप्लिन तरीका से इनको प्रैक्टिस किया जाए, अगर ना किया जाए तो उनके ऊपर ऑडिट के माध्यम से निकालना पड़ेगा कि क्या हम कहीं आपकी लूप होल्स क्रिएट कर रहे हैं जहां से इस तरीके के सिंडिकेट्स जो आज क्रिमिनल सिंडिकेट साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल कर रहा है ये आके घुस जाए। क्योंकि हमारा, जैसे अनुज जी ने भी अभी बताया कि हमारे जो एडवर्सरीज है वो बहुत समय में बाहर में बहुत ठीक रहता है, लेकिन पीछे से कौन क्या कर रहा है हमें पता नहीं लगता। हमारे फ्रेंडली नेशन भी बहुत समय, क्योंकि स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स का इतनी कॉम्प्लेक्सिटी रहते हैं, कभी कभी पता नहीं लगता है कि इनसी नेटवर्क के ऊपर। यार अब आज के दिन में जहां हमारे देश से एक कोविड की वैक्सीन निकाल के गए हैं, तो हमारी रिसर्च लैब्स के ऊपर भी अटैक है, यूएस एजेंसी ने भी अभी बताया है कि ऐसे। तो ये सारे चीज होते रहेंगे और ये हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखेंगे, ये बहुत कुछ हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है। जहां तक सवाल है इस देश में, अगर आप देखिए हमारा आधार नेटवर्क या इनकम टैक्स नेटवर्क, ये सारे को इतने साल में, या कोर बैंकिंग नेटवर्क, ये सारे को हमने अच्छे से हैंडल किए। विशेषकर आधार नेटवर्क जो एक प्रोटेक्टेड सिस्टम भी है, इसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगते रहे, लेकिन अगर आप देखें तो आज तक कोई ऐसा सिनेरियो नहीं हुआ कि किसी का कोई बायोमेट्रिक डेटा लीक हो चुके हैं। सो हमने एक अच्छा कदम उठाया था आधार का माध्यम से, हमने उसमें सुरक्षा का भी एक परिचय दिया है कि कैसे हम इसको प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। मुझे लगता है ये सारे अक्रॉस दी बोर्ड अपने जितने क्रिटिकल इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स है, इन सारे में हमको डेटा प्रोटेक्शन और साइबर सिक्योरिटी का जो एफर्ट रहेगा उसको एकदम ऊपर लेवल में, एकदम हाई क्लास लेवल में उसको लेके चलना। बिल्कुल, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है। एडवोकेट अनुज अग्रवाल, मैं आपका रुकना चाहूंगी। आप भी ये महसूस करते हैं कि क्या इस वक्त देश में साइबर सक्रिय जो डिफेंस सिस्टम है उसकी क्या कमी महसूस करते हैं? क्योंकि भारत में भी यूरोपीय संघ की तरह जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यानी कि GDPR या अमेरिका के क्लैरिफाइंग लॉफुल ओवरसीज यूज ऑफ डेटा अधिनियम की तरह सक्रिय साइबर डिफेंस का जो कमी महसूस की जा रही है, आप ये मानते हैं कि इस तरह का कोई सिस्टम यहां पर भी आने की जरूरत है? जब हम ये मान चुके हैं कि आज सारे हमारे ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, सरकार के क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में हो, और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो इंडियन है या बाहर के हैं, वो करोड़ों लोगों का डेटा, जिसमें सेंसिटिव पर्सनल डेटा, उनकी फाइनेंशियल डिटेल्स, डेमोग्राफिक डिटेल्स भी है, उनकी चॉइसेस हैं, उनकी हेल्थ की डिटेल है, उनके टैक्सेशन की डिटेल है, वो बड़े बड़े डेटा स्टोरेज में वो रख रहे हैं, इंडिया में रख रहे हैं, इंडिया के बाहर रख रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर कहीं पर भी उसमें कोई सेंधमारी होती है, कोई डेटा ब्रीच होता है, तो एक साथ करोड़ों लोगों के निजी जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, भावनात्मक असर पड़ता है, सामाजिक असर पड़ता है, और आर्थिक नुकसान तो होता ही होता है। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो ऐसी है जिसे बदला ही नहीं जा सकता। पासवर्ड तो आप बदल सकते हैं, अगर मान लीजिए पासवर्ड कहीं चोरी होगा तो आपको एक मैसेज आएगा कि आप पासवर्ड बदल लीजिए। लेकिन अगर डेमोग्राफिक, किसी के अंगूठे के निशान चोरी हो जाते हैं, किसी के आइरिस का, आंखों का निशान चोरी हो जाता है, तो वो तो बदला नहीं जा सकता ना, आप लोगों का अंगूठा तो नहीं बदल सकते। इसलिए ये अति महत्वपूर्ण है कि हम ना सिर्फ टेक्निकली बट लीगली एक ऐसा फ्रेमवर्क पूरा बनाएं जिसमें कि कंपनी स्वयं अपने आप कानून का पालन करते हुए डेटा की सुरक्षा को प्राथमिकता दें,
तकनीकी रूप से और कानूनी रूप से, और अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो उनके ऊपर हर्जाना लगे, उनके ऊपर जुर्माना लगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। अभी यूरोपियन यूनियन का जिक्र आया इस चर्चा में, सुविमल जी ने कहा, तो ब्रिटिश एयरवेज पर 20 मिलियन पाउंड का फाइन लगा, उनका डेटाबेस चोरी हुआ, लोगों का डेटाबेस, तो कितना बड़ा एक एक्शन वहां लिया गया। ऐसे कानूनों की अभी हमारे यहाँ कमी है, पूरा फ्रेमवर्क नहीं है। कानून है, आईटी एक्ट में प्रोविजन है कि अगर सेंसिटिव पर्सनल डेटा का चोरी होता है तो आपको हर्जाना खर्चाना देना पड़ेगा, लेकिन वो इतना वाइड नहीं है। उसमें जो सेंसिटिव डेटा है उसकी डेफिनेशन बहुत ही नैरो है, उसका जो प्रोसेस है वो बहुत एस्टेब्लिश नहीं है, लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। तो जो नया बिल अभी पार्लियामेंट के सामने है, जो सिलेक्ट कमेटी में चला गया है, उस पर चर्चा चल रही है, उसमें जल्दी करने की जरूरत है। उसमें फिर भी अगर कुछ कमियां रह जाती हैं तो तब भी एक कानून बनाया जा सकता है और बाद में अमेंडमेंट के माध्यम से उसमें और सख्ती लाई जा सकती है, परिवर्तन लाए जा सकते हैं, लेकिन हमें देर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आज वो कानून आएगा और जो कंपनीज उसको फॉलो करने वाली हैं, और उसको सरकारी कंपनियों को भी इसमें शामिल करना चाहिए, सरकार को भी शामिल करना चाहिए, उनको भी तो तैयारी करने में कुछ समय लगेगा, सेफ हार्बर जिसे हम लोग कहते हैं। तो इसलिए इस कानून को अब पास करना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत उसमें कमी रहती भी है तो वो बाद में पार्लियामेंट को हमेशा ये पावर होती है कि वो उसको बदलाव ला सकते हैं, लोगों की जो भी उसमें फीडबैक आएगी उस फीडबैक के माध्यम से बदल सकते हैं। तो अच्छा होगा कि वो जल्दी ऐसा एक कानून लाए। जीडीपीआर एक अच्छा फ्रेमवर्क है, दुनिया के सामने और भी फ्रेमवर्क है, और हमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, हमारे पास अपनी एक्सपर्टीज है, हम आईटी के सुपर पावर हैं, तो हम खुद अपना एक अच्छा कानून बना सकते हैं। हमारे यहाँ लीगली एक से एक एक्सपर्ट्स हैं, टेक्निकली एक्सपर्ट्स हैं, सुबिमल जी हैं और लोग हैं, इन सबको बैठा के इनसे जानकारी लेके जल्दी करने की आवश्यकता है, ताकि हमारे लोगों का डेटा इससे पहले देश के बाहर चला जाए या अपराधियों के हाथ में चला जाए, हम उसे सुरक्षित कर लें। जी बिल्कुल। सुबिमल जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, और कुछ विशेषज्ञों का भी ये मानना है, कुछ रिपोर्ट्स भी ऐसे आई जिसमें ये बताया गया कि वर्तमान में कम से कम 3 मिलियन साइबर सुरक्षा पेशेवरों की जो है वो आवश्यकता है। हम जानते हैं ये एक जटिल डोमेन है। आप ये मानते हैं क्या कि जो साइबर सुरक्षा पेशेवरों की कमी है वो भी एक बड़ी वजह है और इसे भी कम से कम एड्रेस किए जाने की जरूरत है? हाँ, बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसको एड्रेस करना जरूरी है, क्योंकि देखिए, अगर एक संतुलन का हिसाब से ये सारे इकोसिस्टम चलना पड़ेगा। सिर्फ आप अगर सोचते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर या एक टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर और लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, उससे नहीं होने वाला है। आपको साथ में आपकी जो इतने बड़े फोर्स है, और जैसे अनुज जी ने बताया कि एक आईटी सुपर पावर है, तो हमारे देश में बहुत सारे नौजवान ने अपने आज के डेट में आईटी, हमारे जीडीपी आईटी सेक्टर 7 से 8% का जीडीपी होता है। ये इतने पिछले 20-30 साल में हमने इतने तरक्की की है, और हर सेक्टर में हमने तरक्की की, आईटी की, अपनी पूरे वैल्यू चेन में हमारा इन्वॉल्वमेंट है। तो इसीलिए जो इकोसिस्टम में जो एक ह्यूमन डायमेंशन है, सोसाइटल डायमेंशन है, एक इकोनॉमिक डायमेंशन, ये सारी चीज एक साइबर सिक्योरिटी कल्चर में भी इसको जोड़ने का जरूरत पड़ेगा। क्योंकि देखिए, हर इंडिविजुअल जो एक नेटवर्क में है, उसको भी एक रिस्क एलिमेंट होता है। अब उसका भी अवेयरनेस और उसको भी समझाना पड़ता है कि क्या एक बढ़िया सा एक साइबर हाइजीन का प्रैक्टिस होता है। तो सबको मुझे लगता है इसमें जोड़ना पड़ेगा। और जहां तक सवाल है, मैं अभी फिर से एक बार कि ये इंडस्ट्री और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में आता हूँ, मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से, अनुज जी ने कानून के बारे में बताया, मुझे लगता है कि बजट की तरफ से भी और सारे मिनिस्ट्रीज, लाइन मिनिस्ट्रीज या संस्थाओं में एक साइबर के लिए एक बजट का जो सिस्टम है उसमें भी बढ़ावा करना पड़ेगा। क्योंकि ये एक ऐसे डायनेमिक एक्टिविटी होता है साइबर सिक्योरिटी कि आपको लगातार उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और हर वक्त अगर आप टेंडर प्रोसेस और ये सारे चीज में समय बिताते हैं, क्रिमिनल्स तो बहुत आगे चलते हैं, टेक्नोलॉजी भी या अपराध करने की जो मैकेनिज्म है वो भी बहुत स्पीड से चलती है। तो इसमें आपको इन्वेस्ट करना है। सेकेंडली, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की तरफ से आईईसी आपकी 62443 के ऊपर काफी सारे हमारे कॉन्टेक्स्ट में, हमारे देश के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे चर्चा हुए हैं, उसमें काफी सारे डिस्कशन है।
इसको सही तरीका से इम्प्लीमेंट करना और इसको ऑडिट के माध्यम से इसमें सतर्क रूप से टाइम बाउंड मैनर में हर क्वार्टर या हर महीना का रिपोर्ट लेके हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि एक ही जगह में अगर अब सोचिए एक पावर आउटेज हो जाता है बड़े मात्रा में किसी शहर पे, या आपकी इतने सारे के ऊपर में एटीसी के ऊपर कुछ हो जाता है, घटना अगर हो जाते है इसके बाद तो आपकी मतलब बात की अलग होती है, लेकिन इसका पहले इस तरीका से हमको इसको रोकना पड़ेगा। हमारे पास इसको सबको एक संतुलन के हिसाब से करना पड़ेगा। इस संतुलन इकोसिस्टम करने के लिए हमें हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को भी उसी हिसाब से ट्रेन करना पड़ेगा और लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा और अवेयरनेस प्रोग्राम करेगा। मुझे लगता है ये सारे मिलके हम एक प्लान के हिसाब से और एक ग्रेजुअल वैल्यू एडिशन क्रिएट करते जाएंगे एज अ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल, जिस तरह से एक डिजिटल युग में हम डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, ये सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस सार्थक चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, जो कि देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इस डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा जो है उसे कहीं से भी उसकी सुरक्षा से कहीं से भी उसकी चुनौती को स्वीकार हमें करना होगा, और उसके लिए कहीं ना कहीं समाधान के लिए जो सेफ्टी मेजर्स हमारे पैनलिस्ट ने भी बताए, सरकार हालांकि इस दिशा में काफ़ी प्रयास कर रही है, लेकिन एक पूरा जो सेफ्टी सिस्टम है उसे और डेवलप करने की ज़रूरत है, और इसमें सरकार के साथ साथ लोगों की यानी कि जनता की भागीदारी, उनकी जागरूकता भी बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ आज की चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।